नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कल यानी कि 2 नवंबर 2020 को आपका तृतीय सेमेस्टर के 2 पेपर हुए थे। दोनों का सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आज हम देखेंगे हमारा तीसरा प्रश्न पत्र जो विज्ञान विषय का हुआ है तृतीय सेमेस्टर 2020 का, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं 5 बहुविकल्पीय से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल वाले पेपर में कोई प्रश्न था ताजमहल स्मृति संबंधित। उसमें किसी ने कहा था कि राजन में आंसर शायद स्मृति दे रखा है, तो अगर आपकी राजन में दे रखा है, आप उसको सही मानना चाहते हैं तो बिल्कुल मान सकते हैं। पर मैंने आपको जो आंसर दिखाया था वो SCERT की PDF के अनुसार दिखाया था, तो मेरे अनुसार जो आंसर सही था मैंने आपको बता दिया। आपको जो सही लगता है आप उसे सही मान सकते हैं। सेम आज के भी वीडियो में है। मैं आपको सारी चीजें इसीलिए प्रूफ के साथ दिखाता हूं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, दाब का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन मीटर, किलोग्राम या न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए SCERT की PDF में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि दाब का मात्रक या दाब का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो आपका इसका मात्रक दाब का क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम ऑप्शन नंबर 4। अगला दूसरा प्रश्न था कि कुकिंग गैस LPG में किसकी मात्रा जो है वो अधिक होती है? तो LPG की अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः आपको दो जो है वो गैसें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक आपको देखने को मिलती है प्रोपेन और एक आपको देखने को मिलती है ब्यूटेन। तो यहाँ पर देखिए प्रोपेन तो है नहीं, तो ब्यूटेन आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला। और इसके अलावा प्राकृतिक गैस में मुख्यतः आपको मीथेन और इथेन जो है वो गैस देखने को मिलती हैं, जो कि आप कह सकते हैं अपेक्षाकृत हल्की होती हैं। पर आप प्रेफरेंस किसको देते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन को, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न था आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है वो कौन है? तो इन पर तो बहुत सी डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनका पूरा नाम है विक्रम अंबालाल साराभाई। बिल्कुल यही आपका ऑप्शन सही होगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। चौथा प्रश्न देखते हैं, प्रतिजैविक प्रतिजैविक औषधि आपको बताना है। इन चारों में से कौन सी है? पेनिसिलिन है, इंसुलिन है, ऑक्सिन है या अल्ट्रिन है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा उसको जानने से पहले जरूरी है आपको पता होना चाहिए प्रतिजैविक औषधि क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं। तो वे रसायन जो कि सूक्ष्म जीव जैसे आपका जीवाणु है, कवक है, फफूंद है आदि से तैयार किए जाते हैं, और जो दूसरे हानिकारक जीव होते हैं जो कि मनुष्य में संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं, उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं, उन्हें हम प्रतिजैविक औषधि जो है वो कहते हैं। इन चारों में से आपका पेनिसिलिन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपको याद होगा तो ये शायद आपकी पवन की जो गाइड है उसमें दे रखा है, क्योंकि मैंने इससे पहले के बैच के लिए ये प्रश्न सारे कराए थे। वहां पर एक प्रश्न इसी टाइप से आया था कि कोई दो औषधि जो है उनके नाम लिखिए। तो यहां पर आपका पेनिसिलिन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं और लास्ट बहुविकल्पीय है कि संचारी रोग क्या होता है? हैजा होता है, कैंसर होता है, मधुमेह होता है या जोड़ों में दर्द होता है? तो संचारी रोग में वर्ड ही आपका संचार आ रहा है। संचार मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह फैलना के संदर्भ में हम बोलते हैं। तो संचारी रोग तेजी से संक्रमण करते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आप कह सकते हैं तेजी से फैलते हैं। मेन क्या है इसमें? एग्जाम्पल तो कौन कौन से आते हैं? तो आपका हैजा इसमें आता है और आपका चेचक आता है, छोटी माता है। छोटी माता आप देखते हैं किसी एक के अगर घर में हो गया तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, औरों में भी फैल जाती है। इसी प्रकार आपका डेंगू ज्वर हो गया, सुजाक हो गया, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ऐसे बहुत से इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे। बढ़ते हैं मती लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे आने वाले पेपर हम आपको शीघ्र से अति शीघ्र जो है वो सॉल्यूशन कराते रहें, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक, आपके एक शेयर, आपके एक कमेंट से। और वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिन्होंने भी तृतीय सेमेस्टर के पेपर दिए हैं। देखते हैं हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न नंबर 6। तो फुलरीन के बारे में मैंने आपको जो कार्बन वाला आपका चैप्टर था कोर्स में, वहां पर जो है वो बताया था। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये आपका जो है वो कोर्स में है, जिसमें आप देख रहे हैं कार्बन जो है इसके क्रिस्टली अक्रिस्टली दो प्रकार होते हैं, जिसमें क्रिस्टली में आपका ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा आता है। तो आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि हीरा, फुलरीन या ग्रेफाइट, इस टाइप से लिख सकते हैं, या केवल फुलरीन को लेकर लिख सकते हैं कि फुलरीन जो है कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप है। इनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं। इनकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है, जिनके कारण इनके गुणों में विशिष्टता पाई जाती है। बस इतना लिख देंगे आपका काफी होगा। और अगर आप चाहें तो इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जहां पर फुलरीन के बारे में पूरा डिटेल में दिया गया था कि 1985 में जो रसायनज्ञ थे उन्होंने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म करके कार्बन का एक नया अपर रूप संश्लेषित किया,
जिसका एक अणु गोलीय होता है, जिसमें अनेक कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। C66 C70 अमेरिकी वास्तुकार जो है वो बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इन गोले अणुओं को फुलरीन नाम जो है वो दिया गया। तो मैंने ये आपको इसलिए दिखाया कि अगर यहाँ से या ऊपर वाले जो पॉइंट थे उससे रिलेटेड आपने कुछ भी लिखा है तो आपका सही माना जाएगा, और नहीं लिखा है तो फिर आप गलत करके आए हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 7 है, परावर्तन के नियम। अपवर्तन परावर्तन हर साल एक ना एक प्रश्न अवश्य आता है। तो सबसे पहले आप चाहते तो परावर्तन के या परावर्तन जो है होता क्या उसके बारे में एक लाइन लिख सकते थे, जैसे कि किसी चमकीले पृष्ठ जो है इससे टकराने के पश्चात प्रकाश में किरणों के मार्ग परिवर्तन की घटना परावर्तन कहलाती है। आप चाहें तो लिख सकते थे, वैसे आती लघु में आए तो डायरेक्ट नियम भी लिख सकते थे। ये मैंने पूरा चित्र आपको टॉपिक वाइज वीडियो में क्लियर करके बताया था, क्योंकि हर साल यहाँ से प्रश्न एक आता है, पर आपको केवल नियम लिखने थे। तो नियम आपके ये होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ये आयतन लिखा है, गलत लिखा है, आपतन होता है, पा होगा या की जगह। एक सेकंड में यहाँ पर पा लिख देता हूं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये आपका होता है पहला नियम। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यही चित्र में यहाँ पर दर्शाया भी गया है। ये देखिए आपतित किरण है आपकी, और ये और साथ ही साथ जो आपतन बिंदु है ये, और साथ ही साथ आपकी जो परावर्तित किरण है ये तीनों आपकी क्या है, आप देखिए यही तो लिखा है यहाँ पर कि तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक तल में हैं। और आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर है। तो ये जो है आई लिखा हुआ है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होता है। यही आपके नियम हो जाएंगे। किसके नियम हो जाएंगे? परावर्तन के नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां, जीवाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। मैंने एक ट्रिक बनाई थी बहुत ही अच्छी, उसको आपने देखा होगा तो बिल्कुल आप गलत नहीं करके आए होंगे। जीके वाली प्लेलिस्ट में वो आपको ट्रिक मिल गई थी होगी। मैं आपको वो ट्रिक भी दिखा देता हूं ताकि आगे कभी प्रश्न उस पर बेस्ड आए तो आप गलत ना करें। ये देखिए बालाजी स्टडी अड्डा चैनल पर ही है। 2 साल पहले मैंने ये वीडियो देके डाला था, 2 साल पहले। 2 साल पहले वीडियो है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जो है उनकी ट्रिक है। और ये ट्रिक जो है आपकी किसकी है? जीवाणु वाली। थोड़ा सा वीडियो को छोटा करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये देखिए जीवाणु रोग साइड में लिखा हुआ है, इसकी ट्रिक थी पंडित का टीका न्यू है। यहाँ पर आप देखिए सभी रोग लिखे हुए हैं, जो पा से प्लेग है, डी से डिप्थीरिया, टा से टाइफाइड, काली खांसी। तो कोई आपको 2 लिखने थे, आप इनमें से कोई भी 2 जो है वो लिख सकते थे। वापस से लौटते अपने प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था आपका, यहाँ पर 2 ही लिखने थे। 9वां प्रश्न की किस सिरा में जो है वो शुद्ध रुधिर जो है वो पाया जाता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिरा आखिर होता क्या है, या सिरा में आपका रक्त किस प्रकार से बहेगा। तो आप कहेंगे सिराएं वे रुधिर वाहिनियां होती हैं जो कि रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर वापस ले जाने का कार्य करती हैं, क्योंकि यही प्रश्न पूछा जाता है धमनी और सिरा में जब डिफरेंस पूछा जाता है। और सिराओं में जो आपकी पल्मोनरी सिरा होती है, कौन सी? पल्मोनरी सिरा, इसमें आपका केवल और केवल शुद्ध रुधिर बहता है और सभी में अशुद्ध रुधिर बहता है। तो पल्मोनरी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनकी दीवारें पतली होती हैं, कम लचीली होती हैं, इनका भीतरी व्यास अधिक होता है, इनमें रुधिर बहुत कम दबाव के कारण सामान्य गति से बहता है, इनमें रुधिर ना रहने पर चिपक जाती हैं, इनका रंग नीला या बैंगनी होता है। इस टाइप से बहुत सी इनकी विशेषताएं भी आप लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न था आपका, पौधों में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। देखिए मैंने जड़ों से संबंधित आपसे कहा था कि मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, इन पर बेस्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वही आप लिख सकते थे यहाँ पर, जड़ों के नाम ही तो लिखने हैं पौधों में पाई जाने वाले, तो प्रकार ही आप लिखेंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई नाम होता नहीं पर्टिकुलर। तो आपकी एक मूसला जड़ हो जाएगी, एक अपस्थानिक जड़ हो जाएगी। और मेन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो आपका मूसला जड़ के अलावा दूसरा मैंने नाम बताया अपस्थानिक जड़, इसी को हम रेशेदार जड़ के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम झकड़ा जड़ के नाम से भी जानते हैं। तो इन तीनों में से कोई नाम लिख के आए तो आपका गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, उसी के अन्य नाम है मूसला जड़ और झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़ या रेशेदार जड़, इस टाइप से है। बाकी एग्जाम्पल एक ही नंबर में आया था तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगला और लास्ट आपका अति लघु पूछा गया था, प्रकृति के कठोरतम पदार्थ का नाम लिखिए। तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो हीरा सही होना चाहिए, क्योंकि आपके कोर्स में जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हीरा सही है। पर अब आप देखेंगे बहुत से
अगर एग्जाम में पेपर आता है तो कहीं कहीं ऑप्शन में आपको कार्बाइन एक नाम देखने को मिलता है। कार्बाइन भी सही है, पर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग हीरा होगा। मैं आपको आपके कोर्स भी दिखा देता हूँ। इसमें आपका जो चैप्टर था कार्बन वाला, उसी में हीरे के बारे में लिखा है कि आप में से बहुत लोगों ने उसे रत्न के रूप में जानते हैं। हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणु से जुड़ा होता है और इसकी चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः कठोर होता है और त्रिविमीय संरचना का होता है। हीरा के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर लिखा भी हुआ है, हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ जो है वो होता है। बाकी यही आपसे पूछा गया था, कार्य आर्य तो कुछ पूछे नहीं थे, तो हीरा यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो सभी मैंने प्रश्न आपको करा दिए। लघु में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि डिटेल में है। मैं आपको प्रश्न सारे दिखा देता हूँ। लघु 3 में पूछा गया था, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का नामांकित चित्र, बहुत बढ़िया चित्र पूछा गया था, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। ऊँट की संरचना मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल है, उसके पैर गद्दीदार होते हैं, उसी को लेकर आप लिख सकते थे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम लिखिए। प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपाय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। और लास्ट में आपका पूछा गया था यकृत के कार्य लिखिए। तो ओवरऑल पेपर आपका कैसा क्या रहा, वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपके कितने बहुविकल्पी सही रहे, कितने अतिलघु सही रहे, अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। इसके साथ साथ वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला जो पेपर का सॉल्यूशन है वो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। और ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य ऐड हो जाइएगा। वीडियो के नोटिफिकेशन, पीडीएफ सारी चीज़ आपको वहीं मिल जाएंगी। थर्ड सेमेस्टर की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने वहीं पर भेज दी थी, मॉडल पेपर के पीडीएफ वगैरह भी वहीं भेज दी थी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।